देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलामुअलैकुम। जॉन इलिया ने कहा था, एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश उस जुबान दराज का मुंह नोच ले कोई। जब से ये नई हुकूमत आई है मेरा भी दिल कुछ इसी किस्म का चाह रहा है, बल्कि पब्लिक का मोस्टली यही हाल है। कभी दीवारों को नोच रहे हैं, कभी खंबे नोच रहे हैं, कभी एक दूसरे को नोच रहे हैं, इसलिए कि जो कुछ सोचा था शायद वो हो नहीं पा रहा, या शायद हम कुछ गलत अंदाज की तब्दीली एक्सपेक्ट किए बैठे थे। एक और लॉलीपॉप पाकिस्तानी अवाम को दिया गया है। लोगों का ये कहना है कि 50 लाख घर देंगे, लेकिन वो जो पहले वाला घर खतरे में पड़ा है उसको कौन बचाएगा। इसी तरह के दीगर मौजूआत पर गुफ्तगू के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस मुसर्रत चीमा, ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सलीम ज़िया साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगी। डायरेक्ट जाऊँगा मुसर्रत चीमा साहिबा के पास जो लाहौर से हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जज़ाकल्लाह फिद्दारैन। मैम ये मुझे बताइएगा, उर्दू आपकी अच्छी होगी, एक शेर सुना करके मैं आगाज करना चाहता हूँ। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो इस घर को बचाएं कैसे। हुकूमत तो आ गई पीटीआई की, आप बताइए क्या करना है। देखिए, अभी आप बात कर रहे थे कि 50 लाख घरों का एक और लॉलीपॉप, और दूसरी बात ये कि अगर पहले वाले घर बचाएंगे नहीं, तो ये कुछ ऐसी बात मैंने सुनी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात आपके गोश गुजार कर दूं कि हमारा एक क्लियर और वाज़ेह मौक़िफ़ है, और वो ये है कि जो लोगों के डोमेस्टिक उसको हम उसमें जो लोगों के घर हैं, या जो लोग गरीब लोग या छोटे घरों में जो रिहाइश पजीर हैं, यहाँ के जो यानी कि जो हाउसिंग की मद में जो घर आते हैं, और उसकी वजह यह है कि वो कब्जा माफिया में आते नहीं हैं। वो बेचारे लोगों ने उन कब्जा माफिया को कुछ ना कुछ पे करके वो घर लिए होते हैं। सो घरों के अगेंस्ट हमारी गवर्नमेंट किसी भी किस्म का कोई भी कार्रवाई करने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो काम होने जा रहा है वो मैं आपको बता दूं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रही हूं कि ऐसे घर जिनको भी मालकाना हकूक नहीं मिले थे, या जो कच्ची बस्तियां होती थी, वो भी अब हम उनको इंशाअल्लाह ताला वेरी सून कुछ ऐसी कानून में उसकी कोई गुंजाइश निकालने जा रहे हैं जिसमें उन लोगों को उन घरों के मालकाना हकूक, या जिन घरों की रजिस्ट्रीज अभी तक नहीं हुई थी, हम उनको दे दें। एक तो बात ये। दूसरी बात, असल में ये ड्राइव हमारी इन गरीब लोगों के और उन लोगों के अगेंस्ट नहीं है जिन्होंने कुछ ना कुछ पैसे दे के वो जगह खरीदी होती है, लेकिन जिन लोगों ने कब्जा किया, जिन लोगों ने एक एक घर को 4-4 दफा बेचा, और बेचारे गरीब लोग उसमें विक्टिमाइज्ड हुए, आम शहरी, उनके अगेंस्ट। अच्छा मैडम, आपकी गुफ्तगू से जो मैं सीख रहा हूँ, जो आपकी गुफ्तगू से मैं सीख रहा हूँ, वो ये कि कब्जा बुरी बात है, ऐसा ही है? बिल्कुल, बहुत बुरी बात है। चाइना कटिंग में बुरी बात होगी यकीनन। एब्सोल्युटली। एमक्यूएम से इत्तेहाद क्यों किया आपने कराची में? गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एमक्यूएम से इत्तेहाद क्यों किया कराची में? एमक्यूएम कब्जा ग्रुप की मां है। एमक्यूएम चाइना कटिंग इजाद करने वाली पहली और आखिरी सियासी जमात है। इत्तेहाद क्यों किया? जो मैं बात करने जा रही हूँ वो एमक्यूएम हो, उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से हो, उसका ताल्लुक पीएमएलएन से हो, अपार्ट फ्रॉम द पार्टी, अपार्ट फ्रॉम किसी भी इम्तियाजी सलूक किए बगैर, ये जो कानून साजी या जो कानून में जिस जुर्म की सजा हुई वो सबके लिए होएगी। वो ऐसा नहीं है कि अगर कोई पीटीआई से रिलेटेड है या पीटीआई के साथ किसी की वाबस्तगी है तो उन लोगों को किसी भी जुर्म की सजा दिए बगैर छोड़ा नहीं जाएगा। एक सलीम ज़िया साहब, सर आपको शरीकी गुफ्तगू करूंगा। मैम आपसे तवक्कुफ की दरखास्त है। यहाँ सलीम ज़िया साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। अल्लाह का बड़ा एहसान है। सर ये मुझे बताइएगा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, आईएमएफ गए हैं, पहली दफ़ा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आईएमएफ तो आप भी गए थे, और आईएमएफ इससे पहले की हुकूमतें भी जा चुकी हैं, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये कि असद उमर साहब भी एतराफ़ कर चुके कि इसहाक डार साहब या आपकी हुकूमत जो आईएमएफ के पास गई थी वो बहालत मजबूरी गई थी, और उसकी यकीनन कोई रीजंस थे। इसका मतलब है कि हुकूमत में कल को अगर इत्तेफाक से मैं भी आ जाता हूँ तो फिर मेरे लिए भी ये हराम हलाल हो जाएगा, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, सब तो बात ठीक हो गई। आरफीन भाई, आपने बात सही कही कि आखिरकार
असद उमर साहब की मुंह से सच निकल ही आया। लेकिन बात कहने की यह है कि पिछले 5 साल से हम बार बार सुन रहे थे इमरान खान साहब की तरफ से कि हम कशकोल लेकर नहीं जाएंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, अगर IMF के पास जाना ही हुआ तो मैं उसको खुदकुशी करने को मैं बेहतर समझूंगा। उस वक्त सर उनको पता नहीं होगा शायद कि खुदकुशी हराम, अब पता चल गया, आप क्यों चाह रहे हैं कि उनकी विकेट डाउन हो जाए? नहीं, मैं तो उनकी अब बहुत सारी जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बहुत सारी जो यू टर्न्स हैं, बहुत सारे जो उन्होंने गलत बयानी की हुई है, मुबालगा राय की हुई है, उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इक़्तिदार में आते साथ ही उन्होंने कहा था कि जी हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, कशकोल लेकर नहीं जाएंगे। ये सऊदी अरब भी गए, चाइना भी गए और ममालिक में भी गए। और गर्ज ये कि इनकी जितनी भी बातें हैं उससे लगता ये है कि इनकी कतन किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं है, तैयारी थी नहीं, या इनको यकीन ही नहीं था कि ये इक़्तिदार में आएंगे। क्योंकि ये जो अभी जैसे 50 लाख घर वालों वाली बात की है आपने, ये तो पूरे पाकिस्तान में एक तमस्खर बन गया है, तमाशा बन गया है, एक हंसी मजाक का एक वजह बन गई है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि और फिर 1 करोड़ मुलाजमतें, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये लोग समझते हैं कि ये लॉलीपॉप नहीं, लॉलीपॉप से आगे की चीज़ है और लोग इसको बहुत ही समझ रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। बजट में भी आपने देखा कि अभी जो मिनी बजट लेकर आए, जिसे मैं समझता हूँ मेगा बजट है, उससे तो बिल्कुल कमर ही तोड़ दी है। फिर ये इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या क्या गिनवाएं आपको। कहते थे कि परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, बार बार कहते थे, उसको उन्होंने स्पीकर पंजाब असेंबली बनाया। तो सर हो सकता है वो तायब हो गए हों, आपको क्यों यकीन नहीं है उनके तायब होने पे? चले, और कहते थे कि मैं शेख रशीद को कभी चपरासी भी ना रखूं। नहीं, तो चपरासी ना रखा, उनको वजीर बनाया है, मतलब जी रेलवे का मिनिस्टर बनाया है। जी जी। अच्छा, तो मैं मुसर्रत चीमा साहिबा के पास जाऊंगा। मैम ये मुझे बताइए, ये तजादात का ये जो अंबार है, इससे कता नजर 1 सेकंड के लिए, हालिया एक बयान है वजीर आजम साहब का, फरमाते हैं मौजूदा हुकूमत ही मुल्की मईशत को दलदल से निकालेगी। ये मिस प्रिंटिंग तो नहीं है? दलदल में डालेगी, छप गया हो कहीं, दलदल से निकालेगी, क्योंकि जो हालात बता रहे हैं, CNG महंगी, बहुत अच्छे मूड में हैं, गैस महंगी, बिजली भी अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के रसूल ने इंशाअल्लाह ताला चाहा और IMF का वफ्द नाजिल हुआ तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत उसको महंगी होने से रोक नहीं सकती। तो ये मेरा ख्याल है मिस प्रिंटिंग ही लग रही है मुझे। जी बिल्कुल भी मिस प्रिंटिंग नहीं लग रही, और आप सब लोगों को इस बात पे कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि इंशाल्लाह हम इस मुल्क को भी दलदल से निकालेंगे और उन लोगों को दलदल में जरूर डालेंगे जिन्होंने इस मुल्क का ये हाल किया है कि हमें बहालते मजबूरी IMF के पास जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं इनको याद दिला दूं, ये इनको अभी हमारा ये यू टर्न जो कि हमने इस मुल्क के लिए लिया है, ये तो बड़ा याद है, बट व्हाट अबाउट देम, कि ये तो कहते थे कि जरदारी साहब का पेट फाड़ना था और उनके पेट से पैसा निकालना था, और आज ये दोनों भाई भाई मिलके लाहौर की जो बाई इलेक्शन है उसमें ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। किस मुंह से अपने वर्कर्स को ये बता रहे हैं? पहले ये तो एक दूसरे पे जिस तरह से इल्जाम तराशी करते रहे। बात यह है कि इन लोगों ने इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ, इस मुल्क की पब्लिक के साथ जो कुछ किया, इनको यकीन ही नहीं आ रहा कि कोई इस तरह से भी अवाम की खिदमत कर सकता है। 50 लाख घर बनेंगे, मैं भी यहाँ पे, ये भी यहाँ पे। जो जिस चीज की तकलीफ है वो ये है कि ये लोग अगर परफॉर्म कर गए तो इनका फ्यूचर मतलब वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से। आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, सरे तस्लीम खान, इस मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, उसका सिलसिला शुरू हो गया हुआ है। आपको पता है जिन जिन लोगों ने इस मुल्क का जो बजट डिस्टर्ब किया, बाहर से कर्जे लेके बाहर के मुल्कों में ये पैसे रखते रहे, जायदादें बनाते रहे, फिर जिस दिन इस मुल्क से करप्शन रुक गई उसी दिन ही पाकिस्तान का सुनहरी बाब शुरू होना था और वो हो चुका है। लेकिन ये साल न सिर्फ मुश्किल है, उसमें हमें इन सब की ये बातें भी सुनना पड़ेंगी और हम सुनने को तैयार है। उसकी वजह ये कि जब हमारी नीयत ठीक है, हमारी डायरेक्शन ठीक है, हमें पता है कि हमने करना क्या है, ये जो मर्जी कहते रहे, हाँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो सियासत हमें नहीं आती जो इन लोगों को आती थी। वी आर नॉट सो मच एक्सपर्ट्स, जो मनी लॉन्ड्रिंग इनको आती थी हमें नहीं आती थी। इसहाक डार साहब बड़े एक्सपीरियंस, बड़े सीजन, बड़े अच्छे लॉन्ड्रर थे जो इनके पास थे। हमारे पास ऐसे प्लानर्स नहीं है, ना होने चाहिए, और अगर होंगे तो हम उनको रहने नहीं देंगे, वो भी जेल की हवा खाएंगे इन लोगों के साथ। हमारे 50 लाख घर भी बनेंगे, इस मुल्क की मईशत भी ठीक होगी। अगर किसी ने
किसी का मुस्तकबिल तारीख है तो वो ये मुल्क पाकिस्तान नहीं है। मैम, ये वो ब्रेक के बाद सियासी आके घर जमातें बना हैं, लेंगे। ये पहले सलीम ज़िया साहब से एक मुख्तसर सा जवाब ले लूं। लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए अपने वर्कर्स को क्या कह रही है कि हम भाई भाई हैं। बिलावल मैम, भाइयों को बात तो करने दें। भाइयों को बात, सिक्के के दो रुख हैं, हमें यू टर्न कहते थे। देखिए, एक भाई बेचारा मासूमों की तरह बैठा है, दूसरा सुनने के लिए, चोरी की दौलत को बचाने के लिए। सलीम ज़िया साहब, सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं पहले निमट लूं। मैम, आपने 2-3 बातें एक साथ कही हैं, हालांकि मैं उनकी तरफ जा रहा था सीधे सीधे प्रोग्राम करने। ये मुझे बताइए, ये लूटी हुई दौलत निकलवाएगा कौन और किस तरह से? जी, ये निकलवाएंगे इस मुल्क के इदारे, नैब नाम लीजिए, और हम इदारों को एक मिनट रुकिए। नैब का ये हाल है कि उसको नाजमाबाद जाने के लिए कहा जाता है तो वो सदर चला जाता है। नैब को कहा जाए कि सलीम ज़िया को उठा लाओ तो वो जाकर के मुसर्रत चीमा के खिलाफ FIR कटवा देता है। नैब का हाल ये है कि उससे कहा जाता है, और आप लोग जलसों में कहते रहे 3000 अरब, 5000 अरब, 25,000 करोड़, पता नहीं कितनी रकूम, एक भी कोर्ट में जाकर के साबित नहीं होती। केस होता है करप्शन का, सजा हो जाती है अकामे पे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे पुलिस वाले ने चालान करना हो तो वो आपके जूतों पे, आपके मोजों पे एतराज करके आपको अंदर कर देता है। ये किस इदारे के ऊपर हम बात कर रहे हैं? नहीं, कौन सा इदारा इतना बड़ा तवंगर है? मैं आपकी बात से पहले तो एग्री करूंगी, सिर्फ इतना एग्री इस लेवल पे करूंगी कि अभी देखें, अभी हमें दिन कितने हुए, आप जरा दिन गिने ना। अभी हम ये बातें आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं, मैम, आप दुरुस्त कह रही हैं, आप 1000% दुरुस्त कह रही हैं बखुदा, ये बातें मैं आपकी मानता हूं। जो यहाँ पे इस मुल्क में हाल ये है, इस मुल्क में हाल ये है कि इस मुल्क में याद आपको रहना चाहिए कि पिछले 70 सालों में किन लोगों की हुकूमत रही है। अच्छा, मैं 70 सालों में जिसकी हुकूमत रही है अभी उससे सलीम ज़िया साहब, सर आपसे इल्तिमास है, में जिन लोगों को इन्होंने मौका दिया उन्होंने का दामन थामा। हमारे पास पहले तो बारी आई है, हम जो मेरी बात कंप्लीट होने दें। ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक से जब लौटूंगा तो इंशाल्लाह से उम्मीद है कि फाका होगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाज़रीन। सलीम ज़िया साहब और मुसर्रत चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम ज़िया साहब, सर ये मुझे बताइएगा, अगर PTI के लिए कहा जाए कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि उनकी हुकूमत आ चुकी है, इसी तरह से नून लीग का भी हाल कुछ माजरत के साथ अलग नहीं है। नून लीग भी अब रोने पीटने से थक कर बद्दुआओं पे उतर आई है। अब साद रफीक साहब कह रहे हैं कि इमरान खान जब तुम गिरोगे कोई उठाने वाला नहीं होगा। मतलब अब क्या इस तरह से छाती पीट पीट करके बद्दुआएं देंगे? आमिल बाबा के पास जाएंगे, सामरी जादूगर के घर के चक्कर काटेंगे, उनकी सुपारी दे देंगे? मतलब ये तो सियासत तो ना हुई ना। अच्छा, आफरीन भाई, मेरे ख्याल जो मुझसे पहले कुछ बातें हुई थी, मैं अगर आप इजाजत दें तो कुछ उन पर मैं तबसरा कर सकता हूं। जी सर, मतलब जी, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि इतनी एहतसाब की बात हो रही है तो मैं पूछना ये चाहता हूं इमरान खान साहब से, और इनकी नुमाइंदा मुसर्रत बहन बैठी हैं, कि खैबर पख्तूनख्वा में जनरल हामिद की सरबराही में एक एहतसाब ब्यूरो बनाया गया था। उन्होंने अभी सिर्फ 3-4 ही केसेस सामने लाए थे, तो उस जनरल हामिद बेचारे का क्या असर हुआ, कहाँ फेंका गया, और उसके बाद 4 साल तक किसी और को भी उस जगह पर मुंतखब नहीं किया गया। मैं समझता हूँ कि इनको सबसे पहले तो उसका हिसाब देना चाहिए जो एहतसाब की इतनी बात कर रहे होते हैं, दिन रात एहतसाब की बात कर रहे होते हैं। दूसरी बात, जैसे IMF का तो जिक्र हो ही चुका है, इन्होंने कहा था जी मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन IMF की तरफ नहीं जाऊँगा। तो इसी बात, जो नैब की जो बात हो रही है, नैब को भी ज़रूरत है इस बात की है कि वो सबके साथ एक जैसा इंसाफ करे। पनामा में 450 लोग थे, सवाए एक नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के अलावा किसी का नाम किसी को पता नहीं है, ना कोई सामने आया है। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि इसमें साफ पता चलता है कि ये नवाज शरीफ स्पेसिफिक है, सारी जितनी कार्रवाई है। और जनरल मुशर्रफ जो है उसको किस बात के लिए छोड़ा हुआ है? उसके लिए बड़ा लाड प्यार हो रहा है कि जी आप आ जाएं, आपको किराया भी दिया जाएगा, आपका घर भी साफ कराया जाएगा, आपको जो ड्राइवर भी दिया जाएगा, बटलर भी दिया जाएगा। ये क्या तमाशा है? मैं समझता हूँ कि उसको तो सबक सीखना चाहिए इस उम्र में नवाज शरीफ से और मरियम नवाज से। सर वो वीडियोस नहीं देखी, वो सबक ही तो सीख रहे हैं, वो क्लब में डांस करते लंदन में थी
अलग ही सबक है वो आज भी कुछ। दिखाया। तो जब वो लंदन में जब थे, लंदन में जब नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा थी वहाँ पर, कुलसूम नवाज साहिबा की आदत के लिए, तो जब यहाँ पाकिस्तान में उनको 10 साल की सज़ा नवाज शरीफ साहब को हुई और 7 साल की सज़ा मरियम नवाज को हुई, इन्होंने दूसरे दिन ही पहली फ्लाइट से वापस आकर कोर्ट के आगे पेश हुए और उनको पता था कि सीधा जेल जाना है, वो जेल ही गए। वो बात अलग है, बाद में वो सज़ा मुअत्तल हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुशर्रफ को कुछ सबक सीखना चाहिए, कुछ हया करनी चाहिए, कुछ दिलेरी दिखानी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सर। अब अगर आप मेरे सवाल पर आ जाएं तो बड़ी इनायत होगी। जी, बद्दुआओं का जो सफर वो जो शुरू हुआ है, नहीं, मैं समझता हूँ कि हमें तो किसी किस्म की हमदर्दी की जरूरत नहीं है और ना ही हम तो समझ रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए। देखा ना, ये नहीं हो सकता कि जैसे अब शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया आसाफ पानी की स्कीम के ऊपर, ठीक है, वो उसी के हिसाब से तैयारी करके लेके गए, फाइल्स भी लेके गए और सवाल जवाब भी तैयार लेके गए। वहाँ के उन्होंने जाके कहा नहीं, ये तो नहीं, आप आपको आशियाना हाउसिंग स्कीम के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं। अच्छा, गिरफ्तार कर भी रहे हैं तो फिर ये भी तय कर लिया जाए कि किसको किस स्टेज पे गिरफ्तार करना है। इंक्वायरी के स्टेज पे गिरफ्तार करना है, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे नैब कुछ काम करेगी तो कुछ ना कुछ तो कसर रह ही जाएगी ना। थोड़ा सा स्पेस तो हमें भी देना है, हमें भी थोड़ा सा कोऑपरेशन तो करना है ना। मतलब अगर वो गिरफ्तार कर रहे हैं तो चुपचाप हो जाए। अच्छा मैम, ये मुझे बताइएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि नहीं, ये बात आपकी सही है। मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। ये मुझे बताइएगा, दो मुख्तलिफ बयान, वो घूम फिर रहे हो, दो मुख्तलिफ बयान हैं। वजीर आजम के दफ्तर में बड़ा शिकायत सेल बनाने का फैसला करूंगा मैं, अपनी रोते पीटते रहो। मैक्सिमम ये सहूलत दे देना कि मैं मिस कॉल दे के, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके अपने दिल की भड़ास निकालूं। इसके अलावा क्या है? ऐसे ही हरकत के इलेक्ट्रिक भी करती है, 118 दिया हुआ, रोते पीटते रहो, करनी मैंने अपनी है। तो ये के इलेक्ट्रिक से इंस्पायर होकर के ये वजीर आजम हाउस में जो बड़ा कंप्लेंट सेल खुलने जा रहा है, इसकी क्या तुक थी? दूसरी बात, यास्मीन राशिद साहिबा फरमाती हैं हम आम आदमी की जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं। जिस आम आदमी की बात हो रही है, ये खित्ता जमीन के कौन से हिस्से पर पाया जाता है जिसकी जिंदगी गैस, बिजली और दीगर चीजों के बढ़ने से, इजाफी कीमत से मुतासिर नहीं होती? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये सारी बातें ऐसी हैं, सताई बातें हैं और जिसमें साफ जाहिर होता है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि इनकी किसी किस्म की प्लान नहीं है। सलीम जी साहब, मैम जवाब इनायत करें। जी मैम, गो ऑन। और अगर एक सेकंड मैं जरा बात कर लूं ना, जरूर मुझे ये बताएं कि अगर वो शिकायत सेल बना रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? अगर वो पब्लिक को डायरेक्ट सुनना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है कि लोगों की कंप्लेंट सेल जो बना रहे हैं उसके अंदर वो अपनी शिकायत और लोगों के पास, यानी कि आप ये देखें, ये एक चेक होएगा मिनिस्टर्स के लिए, ये एक चेक होगा पब्लिक नुमाइंदे जो अपने आप को लीडर हम जो लोग कहलाते हैं, जो इलेक्ट होके आते हैं और फिर पूरे 5 साल पहले जो रवायती पॉलिटिक्स होती रही है, पूरे 5 साल कोई अपने हल्के में नहीं जाता। ये एक कंट्रोल होएगा ब्यूरोक्रेसी पे। हमारे जो इदारे हैं उनमें जो बैठे हुए लोग हैं जिनका काम है पब्लिक सर्विस का, और वो पब्लिक सर्विस के नाम पे आपको पता है कि इस मुल्क में क्या होता है। सो जो अच्छी चीजें हैं, हाँ, ये शिकायत सेल अगर परफॉर्म नहीं करेगा, इसका फायदा नहीं होएगा। बनने के बाद आप लोगों को पूरा हक है, आप लोगों का ये राइट है कि आप इसको क्रिटिसाइज करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद को मैं बनने के बाद क्या होता है मैम? तनकीद होती रहे। अप्रिशिएट करती हूँ कि मीडिया वो मीडिया है जिसने हमारी जो करप्शन के अगेंस्ट आवाज थी, हमारी पनामा केस को लेकर के जैसे हमने उठाया तो आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया। अभी मेरे भाई फरमा रहे थे कि 425 लोगों के नाम थे पनामा में, लेकिन वो 425 लोग इस मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं थे, याद रखें। वो इस मुल्क के मैंडेट को लेकर के इस मुल्क की टैक्स मनी को अपनी औलाद को नहीं दे सकते कि वो बाहर जाके वो हों भी बाहर की नेशनलिटी रख के बैठे हों, और इस मुल्क का सारा जो आम आदमी, गरीब आदमी का पैसा है वो बाहर के बैंकों में हो, तमाम बातें 16 आने दुरुस्त है मैम, मगर मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ आपसे यहाँ इख्तिलाफ की इजाजत चाहूंगा। मैंने अपने प्रोग्राम में रिकॉर्ड पे है, नून लीग के साथ भी जो फुटबॉल खेली है वो सब जानते हैं, लेकिन आपका ये दूसरा पॉइंट है जिसपे मुझे बहालत मजबूरी बोलना पड़ रहा है। नवाज शरीफ वजीर आजम है, इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा होगा, ठीक है, वो मेरे मामू के लड़के नहीं है, जो कुछ करना है करें आप, आई डोंट माइंड। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही कि कोई पहले मुझे कुछ कहने की इजाजत तो दीजिए। वो 425 आदमी या 400 वॉटेवर आदमी, अगर वो वजीर आजम नहीं है तो उन्हें लूट मार की छूट दे दी जाए।
आज तक सिराजुल हक साहब रो पीट रहे हैं, कोर्ट से अपील कर रहे हैं, अदलिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा रहे हैं, नो लिफ्ट। वो बाकी जो हाजी हैं 400 500 उनकी तरफ भी तो किसी की तवज्जो होनी चाहिए। नहीं है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। अगर आप मेरी बात सुने ना, लेट मी कंप्लीट इट। देखें, आपके पास मनी ट्रेल ना हो तो ऑफशोर कंपनी बनाना जुर्म है। इफ यू शो योर मनी ट्रेल, आप इस मुल्क का कोई भी मिनिस्टर ऑफशोर कंपनी बना सकता है, लेकिन आपके पास जब आपके एसेट, मैं ये बताती हूँ, आपके पास 15 करोड़ का घर हो, आप ये शो ना कर सको अपने बैंक्स में या अपने इदारे में जहां पे आप जॉब करते हो, कोई क्वेश्चन उठाए कि आपकी जो अर्निंग है उसके साथ आपकी ये जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी एसेट्स हैं वो मैच नहीं करते, सो आपको मनी ट्रेल दिखाना पड़ेगा। इनके पास जितना पैसा इनके पास बाहर है, जो प्रॉपर्टी इनके नामों पे है, इस पूरी औलाद को इनके जितने भी इसहाकदार साहब और इनके जितने भी फाइनेंस एडवाइजर थे, सिवाय एकत्री लेटर के कोई नहीं दे सका। सवाल यह है कि इनके पास वो पैसा आया कहां से, बाहर गया कैसे, फिर बाहर से अंदर कैसे आया। सो दो डिफरेंट चीजें हैं। मैं भी ऑफशोर कंपनी बना सकती हूं, आप भी बना सकते हो। बनाने के बाद आप मैं तो नहीं बना सकता मैम, ये पैसा बाहर कैसे गया था। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस, नंबर 1। नंबर 2, आप याद रखो कि मैं अगर इस मुल्क की वज़ीर आज़म बनना चाहती हूँ या मैं किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहती हूँ, तो मुझे अपने आप को क्लियर साबित करना होगा। उसकी वजह यह कि मुझे, मेरे ऊपर सबसे बड़ा भारी मैंडेट अवाम का है, मैं अवाम की नुमाइंदा हूँ, और मुझे आपको ये बात जो है ना, ये आपके चैनल अच्छा मैम, ये दंगल जो है उसको जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ वक्त एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, सलीम ज़िया साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और आप मेरे साथ हैं, अल्लाह ने चाहा तो ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे और सलीम ज़िया साहब से मजीद कुछ और सवाल थे जिनका अहाता करूंगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। नाज़रीन, इख्तितामी मराइल में दाखिल हो चुके हैं सलीम ज़िया साहब। सर 5 मिनट हैं हार्डली मेरे पास, बिटवीन द लाइन बिल्कुल गुफ्तगू करेंगे। ये मुझे बताइए सर, नून लीग मुल्कगीर एहतजाज से क्यों कतरा रही है? इसलिए कि आपको अवामी पज़ीराई ना मिलने का खतरा है या बैकडोर से कोई और मामला चल रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, उसमें आरफिन भाई बात यह है कि हम एक तो हमारी, आपको पता है कि जैसे कुलसूम नवाज साहिबा की वफात हुई भी है और प्लान यह है, तरकीब यह है कि जैसे ये 40वां ख़त्म होगा उसके बाद मूवमेंट भी शुरू होगी और एहतजाज हम अपना कर भी रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन उस तरह का एहतजाज नहीं करना चाहते जिस तरह का पिछली पीटीआई की जो गवर्नमेंट, जो पार्टी है वो करती रही है। 2-3 चीज़ें रह जाएंगी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनको जिक्र करना चाह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है वो। जी देखें, ये जो कल जिस तरह हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा वीसी डॉक्टर अकरम और डॉक्टर मुजाहिद कामरान और दीगर को जिस तरह हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश किया गया, मैं समझता हूँ उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छा किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस चीज़ का नोटिस भी लिया और उन्होंने उनसे माफ़ी भी दिलवाई। लेकिन मैं समझता हूँ कि सर ये माफ़ी दिलवाना काफ़ी नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो लोग इसमें मुलव्वस थे, जिन लोगों ने हथकड़ियाँ पहनाने में रोल अदा किया, उनको भी हथकड़ियाँ पहनाकर कोर्ट में इसी तरह तजलील करके इसी तरह कोर्टों में पेश किया जाए, ताकि उनको समझ में आ सके कि ये अजीम लोगों के साथ किस तरह इन्होंने नाइंसाफ़ी की है, किस तरह उनको बेइज्जत किया है। उनकी 40 साल की जो खिदमत है वो उन्होंने सारी पानी में बहा के रख दी है। अब हमेशा उनको उनकी जो खिदमत है उसकी वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से जाना जाएगा कि इनको हथकड़ियाँ लगाकर पेश किया गया था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत कहते थे हम पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना चाह रहे हैं और हम पुलिस में मुदाखलत नहीं करेंगे, जैसे कि हमने पख्तूनख्वा में करके दिखाया है। आपने देखा कि इलेक्शन में 4 दिन बाकी थे तो इन्होंने आईजी को तब्दील करने की नाकाम कोशिश की, जिससे अच्छा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और उनको अपनी जगह पर बहाल किया। आपकी इसी बात से मैं एक अगला सवाल निकाल लूं ताकि मेरा ये ड्यूरेशन का मसला ये भी हल हो जाए। मैम, ये मुझे बताइएगा, ये शाहिद आफरीदी की तरह क्या ही जरूरी था कि यॉर्कर को फुल टॉस बना करके छक्का मारने की कोशिश की जाए और वो भी नाकाम हो जाए? आपके ख्याल में ये जो गैर मुनासिब वक्त पे आईजी की तब्दीली का शोशा छोड़ दिया गया, ये उल्टी आते गली में पड़ गई? नहीं, ये शोशा नहीं है। अगर आप जरा थोड़ा सा, मैं आपको इसके बारे में अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं बताना चाहूंगी। पहले तो ये कि आपको पता है कि मीडिया की ये जो जितने बाई इलेक्शंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट 35 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर इलेक्शन हो रही है।
ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें हमने, हुकूमत ने किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं की। इस मुल्क के वजीर आजम ने पहली दफा ना कोई मोटरवेज, ना कोई एयरपोर्ट्स, ना कोई कॉलेज, ना यूनिवर्सिटीज, किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट्स ना हमारे वुज़रा की तरफ से, और जिसमें पुलिस का या इस मुल्क की गवर्नमेंट का रोल जीरो था। बाकी ये है कि ये देखें, ये खबर बनाने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए बड़ी अच्छी बात है जी, हमारे लोगों को पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरी बहन मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ साहब पकड़े गए तो उन्होंने कहा जब आवाम नहीं निकली लाहौर में, कोई एक बंदा भी इनके लिए प्रोटेस्ट के लिए निकलता नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, पकड़ा जा रहा है। दिस इज ओनली पॉलिटिकल। मैम, आप अपोजिशन पार्टी नहीं है, काइंडली ये जरा समझिए, आप हुकूमत हैं। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं और आप मुझे कुछ और बताने की कर रही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आईजी पंजाब की तब्दीली क्यों कोशिश की गई, और आप मुझे कह रही हैं कि पकड़ दकड़। बताती हूं, आईजी पंजाब जो है, मेरी बात सुने, आईजी पंजाब साहब कर ये रहे हैं कि देखिए, सानिया मॉडल टाउन एक ऐसा सानिया है जो हमारे पूरे मुल्क पे, स्पेशली पंजाब के माथे पे कलंक की सूरत में है कि मॉडल टाउन जैसा लाहौर का पॉश एरिया, जहां पे दिन दिहाड़े मीडिया की मौजूदगी में जिस तरह से मीडिया ने कवर किया, जो पुलिस अफसरान उस सारे सानिया मॉडल टाउन में मुलविस थे, आईजी साहब ने उनको बड़ी अच्छी जगह पे तैनात किया। ये एक ऐसी चीज थी जिसकी हमारे पास कोई जवाब नहीं। फिर मुझे ये बताएं कि जब आपके जो आईजी साहब हैं वो इस मुल्क की जो गवर्नमेंट है, या ये देखें कि वो इस मुल्क के जो हम लोग देखें, हम अवामी मैंडेट लेके आए हैं, ठीक है, खान साहब ने ब्यूरोक्रेसी को या ये जो पुलिस अफसरान है उनको कहा, खुली छूट दी थी, लेकिन छूट इस चीज की दी थी कि आप कोई भी नाजायज और गलत काम नहीं करेंगे। ये किस किताब में लिखा है कि अगर हम लोग अच्छा मैम, ठीक है, आपकी बात मैं समझ तो नहीं आई, लेकिन बहरहाल कोशिश करता हूं तो फिर भी समझ लूं। अगर यही उन्होंने कहा था तो वो उस्मान बुजदार को भी समझाना चाहिए था, जिन्होंने बहरहाल वो जाकर के फाउल किया था। सर सलीम जिया साहब, बहुत मुख्तसर सा वक्त है, अगर आप अपनी कोई बात सामने रखना चाहें तो प्लीज। जी, मैं बात रखना चाह रहा हूं कि देखें, पिछले दिनों वजीर आजम आजाद कश्मीर के हेलीकॉप्टर पर इंडिया से फायरिंग हुई LOC के पास। सर एक बात कहूं, सर बहुत एहतराम के साथ, बहुत एहतराम के साथ, क्योंकि 2 मरतबा मैंने आपकी साइड ली थी और जाकर के मैंने उनकी डी में गोल कर दिया। अब आपका वक्त आया है। ये जो इंडिया वाली बात की है ना आपने, नून लीग अगर इंडिया के खिलाफ बात करेगी तो मेरी सबसे पहले हंसी निकल जाएगी, क्योंकि अगर इंडिया बुरा था तो मोदी को यहां बुलाना नहीं चाहिए था, मोदी की अम्मा को साड़ी नहीं भिजवानी चाहिए थी, फिर मोदी से लव लेटर नहीं लिखवाने चाहिए थे। ये इंडिया वाली बात ना करें, वो सीरियस बात हो रही है सर, हम सब सीरियस गुफ्तगू है। लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं किया, मैं कहना ये चाह रहा हूं, सबने कंडेम किया उसको, सब पार्टी ने कंडेम किया, तमाम सियासी पार्टी ने कंडेम किया, सियासी कायदीन ने कंडेम किया, सवाए इमरान खान साहब और PTI की। मैं कहना ये चाह रहा हूं, दोस्ती और उसका मामला नहीं है। मैं समझता हूं कि इनकी कितनी दोस्ती और कितनी दोस्ती नहीं है वो तो वक्त बताएगा, मगर मैं समझता हूं कि बल्कि उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब UNO में थे, उनको ये चीज जरूर उठानी चाहिए थी जो वजीर आजम आजाद कश्मीर के हेलीकॉप्टर पे फायरिंग हुई। बिल्कुल आपने बात सही कही है, लेकिन सर ये मुकाबला 2 ईच से बराबर करने का वक्त आ चुका है। आपकी इसी बात से जुड़ी है मेरी एक और बात। सर शाह महमूद कुरैशी को छोड़िए, वो तो वजीर खारजा है। वजीर आजम, जहां तक मेरी मालूमात है, मैट्रिक तक तालीम तो मैंने भी हासिल की है, वजीर आजम वजीर खारजा से बड़ा होता है। नवाज शरीफ साहब को एक मरतबा मौका मिला था UNO में जाके तकरीर करने का, अगर मैं गलत नहीं हूं, उन्होंने कुलभूषण यादव का नाम क्यों नहीं लिया? उस वक्त मोदी से दोस्ती क्यों निभाई जा रही थी? ये बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिस पे कंट्रोवर्शियल हो जाती है मामला। मैं मेरा ख्याल है कि ये 2 ईच पे ही रहने देते हैं। आपको भी अब मेरा ख्याल है कि अब मुझसे कोई शिकवा नहीं होगा। मैं अपने मौजूद मेहमानों का के लिए इंतहाई मशकूर हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको एक दिलचस्प गुफ्तगू आज देखने के लिए मिली होगी। मेरा तो टाइम अच्छा पास हुआ। नाजरीन, से साथ यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाजत दी है। फी अमान अल्लाह।